तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विद्युत आवेश का सदिश रूप। ये पहला टॉपिक है। इसके बाद अपन को विद्युत क्षेत्र भी पढ़ना है और विद्युत बल रेखाओं को भी पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपन क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कवर भी करनी है अपने को और जल्दी से इसको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, विद्युत आवेश का जो सदिश रूप, सॉरी, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम नियम का सदिश रूप। आवेश का कोई सदिश रूप नहीं होता क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। कूलाम के नियम के बारे में मैंने आपको कल बताया था, न्यूमेरिकल भी करवाए थे और ये बता दिया था कि कूलाम के नियम का सदिश रूप जो है अपन आगे पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल अभी अपन और भी करेंगे। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है एक फाइनल लेक्चर आएगा जिसके अंदर अपन एमपी बोर्ड के पिछले साल के कुछ क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के पिछले साल के कुछ क्वेश्चन और राजस्थान बोर्ड के, मतलब अन्यथा जितने भी बोर्ड हैं, अन्य बोर्ड जितने भी हैं और एमपी बोर्ड जितने भी हैं, उन सभी के जितने भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आए हैं उन सभी के ऊपर अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है पहले सदिश रूप, फिर विद्युत क्षेत्र और फिर विद्युत बल रेखा, इन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहला है कूलाम नियम का सदिश रूप। कूलाम का नियम अपन समझ चुके हैं क्या होता है। बल इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो होता है कूलाम का नियम होता है, इसको अपन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं सदिश रूप। तो इसके लिए सदिश के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सदिश पर प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, जैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा आपको पेपर में जोड़ना है या घटाना है कोई भी चीज़। दो और दो जोड़ने को आपके पास नहीं आएगा, लेकिन जब आपको जोड़ना घटाना ही नहीं आएगा तो आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे। वैसे ही सदिश है, बेसिक सी चीज़ है। इसकी वीडियो भी डली है मेरे चैनल पर, जाकर चेकआउट कर लेना बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो सदिश को एक बार पढ़ के देख लेना। अभी मैं ऊपरी तौर पर सदिश को थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। तो अगर आपको सदिश आएगा तभी आप कूलाम के नियम को समझ पाओगे सदिश रूप के अंदर। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं। बल इज इक्वल टू होता है के, एक कांस्टेंट राशि है, वैल्यू क्या बताई थी, 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन के आर स्क्वायर। ठीक है, और ये एफ बल है जो इन्हीं दोनों आवेशों के मध्य लग रहा है। अब अपन करने वाले हैं इसका सदिश रूप। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बल के बारे में। बल क्या होता है। बल एक सदिश राशि है। अब चूंकि मैं कह रहा हूं बल एक सदिश राशि है तो इसके सदिश रूप में भी फॉर्मूला इसका एग्जिस्ट कर सकता है। आवेश का कोई सदिश रूप नहीं होता क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन बल ऐसा नहीं है। बल एक सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप का अस्तित्व है और सदिश रूप में आपको इसका बताने वाला हूं। ठीक है, कोई भी राशि अगर सदिश में हो और सदिश में हम दर्शाना चाहें तो उसको लिखते हैं अपन, जैसे कोई ए वस्तु है तो उसको लिखते हैं ए और उसके ऊपर लगा देंगे तीर। ये तीर ये दर्शाता है कि उसकी कोई ना कोई दिशा है, क्योंकि हम जब तीर चलाते हैं तो वो किसी ना किसी दिशा में ही छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तीर की कोई ना कोई दिशा होगी, इसीलिए ये दर्शाता है कि कोई वस्तु या कोई बल या कोई भौतिक राशि ए है, उसकी भी अपनी एक दिशा है और ये बराबर होता है ए के परिमाण इंटू ए की दिशा के। ए के परिमाण को अपन ऐसे भी लिख देते हैं, इसका अर्थ होता है परिमाण और इसका अर्थ होता है दिशा। लाइट चली गई, एक बार कलर वगैरह चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, आई थिंक क्वालिटी थोड़ी कम हुई है बट ठीक है, इतना आपके लिए इनफ है। तो बल एक सदिश राशि है और किसी भी सदिश राशि को कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। पहले उसका परिमाण लिखेंगे, फिर उसकी दिशा लिखेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे इस तरीके से, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी अपनी सदिश राशि। ठीक है, अब परिमाण का अर्थ क्या होता है। परिमाण का अर्थ होता है कोई भी वैल्यू हो गई। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए सदिश राशि, बल एक सदिश राशि है तो बल को अगर अपन सदिश के रूप में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, उसका परिमाण। उसका कोई ना कोई परिमाण तो होता होगा। अगर मैं किसी भी दिशा में बल लगा रहा हूँ तो वो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, परिमाण होगा। ठीक है, तो सदिश राशि में पहली चीज आती है परिमाण और दूसरी चीज आती है दिशा। यानी अगर वो सदिश है तो उसकी दिशा भी होगी। जैसे बल, अगर मैं किसी दिशा में बल लगा रहा हूँ तो कोई ना कोई दिशा तो होगी। पूर्व में लगा रहा हूँ, पश्चिम में लगा रहा हूँ, उत्तर में लगा रहा हूँ, दक्षिण में लगा रहा हूँ, उसकी कोई ना कोई दिशा तो रहेगी। तो कोई भी सदिश राशि को लिखोगे तो उसमें एक आता है परिमाण, दूसरी आती है दिशा। परिमाण को दर्शाते हो आप इस तरीके से और दिशा को आप दर्शाते हो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये रहा बल।
अब मेरे पास बल दो आवेशों के बीच में लग रहा है, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, और ये इन दोनों के बीच की दूरी है। इस दूरी को मैं R बोल देता हूँ। तो अब ये जो Q1 और Q2, अगर ये आवेश भी प्लस है और ये आवेश भी प्लस है, तो जब अगर दोनों आवेश प्लस हैं तो ये Q1 आवेश Q2 को इधर की ओर बल लगाएगा और Q2 आवेश Q1 पर इधर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, अगर दोनों सदिश दोनों धनात्मक हुए तो धनात्मक धनात्मक आवेश प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, तो Q1 Q2 को इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा और Q2 Q1 को इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर दोनों आवेश मान लीजिए नेगेटिव हुए, ये नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हुआ, तो भी क्या होगा, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। मैंने क्या बताया, अगर आवेश समान प्रकार के चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो ये आवेश भी एक दूसरे से ऐसे दूर भागेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक प्लस का है और एक कोई माइनस का है, अब कंडीशन डिफरेंट हो गई। अब एक प्लस है दूसरा माइनस है। अब अगर एक प्लस एक माइनस हुआ तो प्लस माइनस की तरफ खींचा चला जाएगा और माइनस प्लस की तरफ खींचा चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आवेश की प्रकृति समान हुई, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हुए तो दूर जाएंगे, और अगर विपरीत प्रकृति हुई, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो एक दूसरे के पास आएंगे। तो कुल मिलाकर इन पर जो बल लग रहा है, अगर उसकी दिशा का अक्ष देखा जाए तो वही है जो इन दोनों के बीच की दूरी है। दूरी कैसे है, ये इनके बीच की दूरी है, और इन पर जो बल लग रहा है वो भी देखोगे तो दूरी के समांतर ही लग रहा है। इन दोनों की दूरी है, इस पर इधर की ओर लग रहा है बल, इस पर इधर की ओर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं दूरी के समानांतर ही बल लग रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है, यानी ये अपनी दूरी के अक्ष के समानुपाती ही जा रहे हैं। अब इसको और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को सदिश के बारे में नहीं पता होगा। सदिश क्या होता है, सदिश बेसिकली दिशा को बताता है। अब मान लीजिए अपने को बल निकालना है, यहाँ पर अपना आवेशक Q1, थोड़ा गीला हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपना आवेशक Q1 और यहाँ पर अपना आवेशक Q2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान के चलिए R है। ये आवेश भी प्लस का है और ये आवेश भी प्लस का है, अपन दोनों आवेश को प्लस का मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये Q2 है, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, और ये Q1 है, दोनों आवेश प्लस के हैं। तो अपन देख रहे हैं कि Q1 आवेश Q2 पर कितना बल लगाएगा। तो पहले अपन देखेंगे कि Q1 से लेकर Q2 तक की दूरी कितनी है। तो Q1 से लेकर Q2 तक की जो दूरी है उसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये है R21, 2 तक की दूरी 1 से लेकर, ठीक है, 2 तक की दूरी 1 से लेकर, और Q2 से Q1 तक की दूरी कितनी है, ये हो गई R12, ठीक है। 1 से लेकर 2 तक की दूरी हो गई R21, और 2 से लेकर 1 तक की दूरी हो गई R12। अब अपन देख रहे हैं बल, जो Q1 आवेश लगा रहा है Q2 पर, तो Q2 पर लगने वाला बल, 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण, यानी F21। दोबारा समझो, 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण अपन निकाल रहे हैं। आवेश 2 है, इस पर 1 के कारण लगने वाला बल, तो ये सदिश के रूप में लिखा जा रहा है, इसीलिए सबसे पहले ऊपर तीर लगाएंगे। अब सदिश में जब अपन लिख रहे हैं तो खाली F लिखने से काम नहीं चलेगा, अपन ये भी देखेंगे कि किस पर कौन बल लगा रहा है, फर्क होता है। अगर अपन नॉर्मल लिख रहे हैं तो खाली F लिख दो, काम चल जाता है, लेकिन जब दिशा बतानी होती है तो हमें ये भी बताना होता है कि अपन किस आवेश पर बल लगा रहा है, किसके कारण लग रहा है। अब लग तो 1 पर 2 के कारण भी बल रहा है और 2 पर 1 के कारण भी बल लग रहा है, लेकिन अपन फिलहाल निकाल रहे हैं कि 2 पर जो बल लग रहा है 1 के कारण वो कितना है। तो 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ X12। तो X12 का मतलब होता है 1 पर और 2 के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर F21 है, यानी 2 पर लगने वाला बल किसके कारण, 1 के कारण। और अगर F1 लिख दूं मैं और यहाँ पर 2 लिख दूं, तो 1 पर लगने वाला बल
2 के कारण। इस तरीके से होता है। 2-1 का मतलब 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण, और 1-2 का मतलब होता है 1 पर लगने वाला बल 2 के कारण। अब 1 पर जो बल लग रहा है वो 2 के कारण वो इधर होगा, है कि नहीं? और 2 पर लग रहा है जो बल 1 के कारण वो इधर की ओर होगा। इतना समझ में आ रहा है? ये इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, ये इसे इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो 2 1 पर इधर की ओर बल लगा रहा है और 1 2 पर इधर की ओर बल लगा रहा है। दोनों का अक्ष एक ही है जिधर दूरी है, पर फर्क क्या है? दोनों की दिशा विपरीत है। यानी अक्ष का अर्थ क्या होता है पहले वो समझ लो। मैं बार-बार अक्ष प्रयोग कर रहा हूँ शब्द में। ये एक अक्ष हो गया, इसमें इधर की ओर हो गई पूरब, इधर की ओर हो गई पूरब और इधर की ओर हो गई पश्चिम, लेकिन पूरब पश्चिम एक ही अक्ष के ऊपर आते हैं, ठीक है। एक हो गया ऊपर वाला अक्ष और एक हो गया नीचे वाला अक्ष। तो ऊपर नीचे ये एक ही अक्ष पर आते हैं इस तरीके से। तो एक अक्ष हो गया ये मान के चलिए कैप है पूरब की दिशा में और ये पीछे का हिस्सा है पश्चिम की दिशा में, ठीक है। और एक हो गया ऊपर नीचे, ये कैप हो गई ऊपर की दिशा में, एक हो गई नीचे की दिशा में, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये एक हो गया मेरी तरफ उत्तर की दिशा में दक्षिण की दिशा में, लेकिन उत्तर दक्षिण एक ही अक्ष है और ये पूर्व पश्चिम ये भी ही एक ही अक्ष है। और ये अगर मैं इस तरीके से करूँ ऊपर नीचे तो ये भी एक ही अक्ष है। तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसको अगर पूर्व मानो तो ये पश्चिम है, दोनों का अक्ष एक ही है, अक्ष दोनों का अलग अलग नहीं है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। एक इधर की तरफ लग रहा है तो दूसरा उधर की तरफ लग रहा है। यानी 2 पर 1 के कारण जो बल लग रहा है उसको मान के चलता हूँ मैं प्लस, इसको मैं प्लस मान के चलता हूँ, मान के चलिए, ठीक है। तो जो 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण वो निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों सदिश हैं और सदिश में दिशा देखी जाती है और जो प्लस और माइनस होते हैं ये दिशा बताने का काम करते हैं। तो अगर 1 पर लग रहा है बल 2 के कारण इधर की तरफ, तो 2 पर लग रहा है बल इधर की तरफ, दिशा विपरीत हो गई। तो 2 पर बल लग रहा है 1 के कारण इधर की तरफ और 1 पर लग रहा है 2 के कारण बल इधर की तरफ, और एक को अगर मैं पॉजिटिव मान के चलूंगा तो दूसरे को मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है। यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह याद रखना, नेगेटिव चिन्ह क्या बताता है? दिशा को बताता है। ये मैंने सदिश में अच्छे से पढ़ा के भी रखा है कि सदिश में ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? सदिश में ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। अब F21 बराबर कितना होगा? यानी 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण, 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण, 2 पर लगने वाला बल 1 के कारण कितना होगा? तो सूत्र होता है पहले आएगा K, फिर आएगा Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दूरी ले रहे हैं तो दूरी कौन सी ली जाएगी ये भी देखा जाएगा। 2 पर लग रहा है बल 1 के कारण, 2 पर लग रहा है बल 1 के कारण, तो अपन लेंगे 1 से लेके 2 तक की दूरी कितनी है, क्योंकि इस पर बल लग रहा है इसके कारण, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखी जाएगी ना। जब भी अपन देखते F12 देखते, यानी 1 पर लगने वाला बल 2 के कारण देखते, 1 पर लगने वाला बल 2 के कारण देखते, तो अपन देखते यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब चूंकि अपन ये नहीं देख रहे कि Q2 इस पर कितना बल लगा रहा है, अपन देख रहे हैं कि 2 पर 1 कितना बल लगा रहा है, ये 2 है, इस पर 1 कितना बल लगा रहा है, तो अपन 1 से लेके 2 तक की दूरी लेंगे। तो 1 से ले तक की दूरी, जो 1 से 2 तक की दूरी है उसको क्या बोला है मैंने? R21। तो यहाँ पर आ जाएगा R2 और 1, ठीक है, R2 और 1। F2 और 1 में जो दूरी निकल के आई है वो है R2 और 1, और इसका क्या होगा? इसका मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, R21, ठीक है, इसका स्क्वायर लिख दिया। अब मैंने एक चीज़ और क्या बताई थी आपको कि परिमाण हो गया ये, तो ये परिमाण हो गया, दूरी का वर्ग कर दिया, आवेश इनका गुणा कर दिया, ये सब परिमाण को व्यक्त कर रहे हैं। दिशा भी लिखी जाएगी। अब दिशा Q1 Q2 पर बल किधर की तरफ लगा रहा है? इधर की तरफ। और Q1 से अगर अपन Q2 की दूरी लें तो Q1 से Q2 की दूरी भी किधर की तरफ है? इधर की तरफ। यानी जो बल की दिशा है वो इधर की तरफ है, और जो दूरी की दिशा भी मैंने बनाई है वो भी किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ इसको, जो दूरी है R21 उसका कैप, यानी उसकी दिशा। कैप का अर्थ होता है दिशा, इसका कोई परिमाण नहीं होता, याद रखना। ये केवल और केवल दिशा को बताने का काम करता है कि दिशा किस तरफ है। तो आर्क यहाँ पर अगर कभी सवाल आए तो आप ऐसे मत कर देना कि इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 5 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है, तो आपने 5 मीटर यहाँ पर पुट कर दी और 5 मीटर यहाँ पर भी पुट कर दी। नहीं, यहाँ पर केवल दिशा देखी जाएगी, ठीक है।
अब दूसरे वाले को देख लो, दूसरे वाले को भी मैं करके बता देता हूँ। के कांस्टेंट है, ठीक है, के कांस्टेंट है और Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से, Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई हो रहा है सूत्र के अनुसार। नीचे दूरी का वर्ग। अब अपन देख रहे हैं एक पर लगने वाला बल 2 के कारण, तो यहाँ पर एक पर लग रहा है बल 2 के कारण, तो अपन 2 से 1 तक की दूरी निकालेंगे। 2 के कारण ही बल लग रहा है ना, तो 2 से 1 कितना दूर है उसको देखेंगे। देखो आवेशों का बल, मध्य लगने वाला बल कूलम के नियम में क्या बताया था, उनकी दूरी के बीच में डिपेंड करता है। अब 1 पर 2 के कारण बल लग रहा है, तो 2 से 1 की जितनी दूरी होगी उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। तो 2 से 1 तक की दूरी को क्या बोला है, 2 से 1 तक की दूरी, ये 2 से 1 तक की दूरी, ये तीर बना हुआ है, 2 से 1 तक की दूरी को क्या बोला है, R12, यानी 1 तक की दूरी 2 से, है ना। 1 का मतलब होता है पर और 2 का मतलब होता है जिसके कारण। तो यहाँ पर भी 1 है, यानी 1 पर या फिर कहूँ 1 तक और 2 के कारण, तो 2 के कारण 1 तक की दूरी कितनी है, 1 2, इतना तो आप समझ पा रहे होगे। और फिर वही दूरी का वर्ग होता है तो इसका वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर स्कॉल लगा दो, ठीक है। और फिर दिशा किधर की तरफ होगी, 1 2, चूंकि 1 पर 2 के कारण बल लग रहा है तो उसकी दिशा भी वही होगी, 1 पर 2 के कारण, 1 पर 2 के कारण। और कैप लगा देना, कैप बहुत ज़्यादा जरूरी लगाना, ये दिशा को बदलता है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ तो ये भाई साहब नेगेटिव होगा, इतना भी याद रखना। ऊपर वाली संख्या अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्या दर्शाता है, बेसिकली दिशा को बताने का काम करता है। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। हो सकता है आप उतना बेहतर तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पाए हों, तो एक ही रिक्वेस्ट है, आप एक काम करना, आप पुराने लेक्चर्स में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, मेरे चैनल पर वीडियो और फिर प्लेलिस्ट लिखा होता है, वहाँ पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, उनको देख लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है। एक और बार समझा देता हूँ, ये बेसिकली उसका सूत्र होता है कि दोनों के बीच कितना बल लगता है। बल चूंकि एक सदिश राशि है तो उसे सदिश के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सदिश के फॉर्म में एक तो उसका परिमाण आता है, दूसरी उसकी दिशा आती है। परिमाण यानी 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन कितना बल लग रहा है, और दिशा यानी उत्तर की तरफ बल लग रहा है, दक्षिण की तरफ बल लग रहा है, किधर की तरफ बल लग रहा है, तो उसको सदिश के रूप में अपन लिखेंगे। तो अब वहां पर ऐसे काम नहीं चलेगा, नॉर्मली वहां पर दिशा बतानी पड़ेगी कि आप 2 पर 1 के कारण बल देख रहे हो या 1 पर 2 के कारण बल देख रहे हो, क्योंकि दोनों बराबर नहीं होंगे, ये और ये बराबर नहीं है। अब आप बोलोगे सर बराबर तो है, मैंने पूछा कैसे, कि R21 2 से लेकर 1 तक की दूरी और R12 यानी 1 से लेकर 2 तक की दूरी, दोनों बराबर ही तो हैं, दोनों बराबर ही तो हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फिर अगर यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर भी 5 मीटर आएगा, यहाँ पर भी 5 मीटर आएगा, फिर दोनों में फर्क क्या रहा, यहाँ पर भी 5 मीटर, यहाँ पर भी 5 मीटर, चाहे 2 से 1 तक की दूरी देख लो, चाहे 1 से 2 तक की दूरी देख लो, आएगा तो 5 मीटर ही। मैंने कहा हाँ 5 मीटर ही आएगा। फिर फिर तो दोनों एक जैसे हो गए। नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने किससे किया है, आर कैप से। आर कैप बताता है क्या, दिशा बताता है। अगर इसकी दिशा इधर की तरफ है तो इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, तो अगर इसकी दिशा को अगर आप प्लस में लिखोगे तो ये वाली दिशा आपको माइनस में लिखनी पड़ेगी। आप एक बार वेक्टर वाली वीडियो देख लेना, तो ये दिशा का कॉन्सेप्ट, ये कैप वगैरह क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर नहीं बताई, आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगी, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में एक बार जाकर देख लेना, वरना उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या कमेंट सेक्शन में एक बार चेक कर लेना, बेसिक मैथ की जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। और वहाँ पर सदिश वाली जो वीडियो है उनको जाकर देख लेना, तो ये सदिश रूप वगैरह क्या होता है ये आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। और एक बार ये आ गया, फिर इससे वैसे तो न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते, पर फिर भी अगर इससे कोई न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो उसको भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। एक मिनट। तो ये सदिश रूप है, ये वैसे तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन जिनकी भी समझ में नहीं आया वो एक बार
वेक्टर वाली वीडियो देखनी। अगर उस वीडियो को आप देख लोगे तो सदिश रूप आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, अब अपना मेन टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र। मेन टॉपिक अपना क्या होने वाला है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को समझना है आपको, और फिर इसके बाद अपन विद्युत बल रेखाओं को भी समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वही परिभाषा नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर मैं लिख कर बता देता हूँ, अगर नोट करो तो नोट कर लो। किसी भी वह क्षेत्र जहाँ विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहाँ आवेश द्वारा, तो कोई भी अपने पास आवेश है, देखो एक ये आवेश है Q1 और ये एक आवेश है Q2। इस Q1 के ऊपर यहाँ पर एक और आवेश रख दिया मैंने Q। ठीक है, अब ये जो Q है ये Q1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, वो डिपेंड करता है कि ये प्लस का है माइनस का है, ये प्लस का है माइनस का है। मैंने अभी कुछ नहीं बताया कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इधर कोई आवेश नहीं रखा। तो ये दोनों आवेश पास पास में है, तो ये तो यहाँ से अपनी ओर खींचेगा या प्रतिकर्षित करेगा, जबकि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो इस आवेश बेचारे ये तो नल्ले बैठे हैं, इनके ऊपर कुछ ना बल लगाने वाला है, ना इन्हें कोई बुलाने वाला है, ना धक्का देने वाला है। जबकि इनको कोई बुला भी सकता है, धक्का भी दे सकता है। तो यहाँ पर बल लग सकता है, या तो प्रतिकर्षण बल लग सकता है इनके ऊपर, या फिर इनके ऊपर आकर्षण बल भी लग सकता है। प्रतिकर्षण या आकर्षण दोनों बल लग सकते हैं, जबकि यहाँ पर भी कोई बल नहीं लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जहां आवेश द्वारा विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर ये अपना एक आवेश है और ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यहाँ पर अनुभव कर सकता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जिस क्षेत्र में है अभी, ये जिस एरिया में यहाँ पर है, ये बोर्ड का ये जो भी एरिया है, ये एरिया में विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। इस क्षेत्र को मैं विद्युत क्षेत्र कह सकता हूँ। लेकिन क्या इसे विद्युत क्षेत्र कह सकता हूँ, नहीं, इसे विद्युत क्षेत्र नहीं कह सकता, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का बल लग ही नहीं रहा, जबकि यहाँ पर लग रहा है, तो इसे मैं विद्युत क्षेत्र कह सकता हूँ। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वो क्षेत्र जहाँ पर आवेश द्वारा विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। ये नहीं पूछेगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपसे कोई, ये पूछ लेगा, और वो आपको पता ही है कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। जहाँ पर विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, क्या वो समान होती है या नहीं। ठीक है, अब देखो ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, दो आवेश है, और ये आवेश है Q3। आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैंने आपको बताया था। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 10 किलोमीटर, और यहाँ से, इसको मैं पास में रख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 1 सेंटीमीटर। क्या ये आवेश इस आवेश के ऊपर बल लगाएगा। मान लीजिए आवेश सब कमजोरी हैं, पर क्या ये आवेश इस आवेश के ऊपर कोई भी बल लगाएगा। उत्तर है नहीं। भाई 10 किलोमीटर दूर है,
कहाँ से लगाएगा ये बल? क्या ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा? हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पास में है। और अगर इनके बीच की दूरी कम होगी तो इनके बीच लगने वाला बल ज़्यादा होगा। कूलाम के नियम क्या कहता है? दोनों के बीच लगने वाला बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूँकि इनकी दूरी ज़्यादा है, 10 किलोमीटर है, इसीलिए ये इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा पाएगा, दूरी बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर दूरी कम हुई तो बल बहुत ज़्यादा होगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, और बल घटेगा तो दूरी बढ़ेगी। अब यहाँ पर क्या है, दूरी कम है दूरी, यानी इन दोनों के बीच लगने वाला बल ज़्यादा है। अब इस Q आवेश को मैं थोड़ा इतनी दूरी पर रख दूँ, Q3 इस दूरी पर रख दूँ, और ये दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो क्या इन दोनों के बीच में बल लगेगा? हाँ, इन दोनों के बीच में भी बल लगेगा। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल ये Q1 ही है और ये Q2 है। ये मान के चलिए Q2 है। इन दोनों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों के बीच लगने वाला बल, दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? आप कहोगे पहले वाले की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों पास-पास में हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कम है, और कूलाम के नियम के अनुसार अगर दूरी कम है तो बल ज़्यादा होगा। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल ज़्यादा है और इन दोनों के बीच लगने वाला बल कम है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वो क्षेत्र जहाँ पर आवेश के विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण ये भी अनुभव कर रहा है और ये भी अनुभव कर रहा है। ये अनुभव नहीं कर रहा। तो ये जब अनुभव नहीं कर रहा तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसके कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, ये आवेश जनरेट करेगा। मैं मना नहीं कर रहा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, पर मैं इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की कह रहा हूँ कि इस आवेश का यानी Q1 का यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अब ये Q2 है, यहाँ पर क्या Q1 का कोई विद्युत क्षेत्र है? तो यहाँ पर हाँ विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि Q1 Q2 पर बल लगा पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। Q1 यहाँ पर Q2 पर बल लगा पा रहा है, यानी यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र है। पर Q1 Q2 पर यहाँ पर बल ज़्यादा नहीं लगा पा रहा, यहाँ पर बहुत तेज़ी से बल लगा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कम है, इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो है मगर कम है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है ज़्यादा है, और यहाँ पर तो इतना कम है कि है ही नहीं। तो आपने देखा इस आवेश का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा लग रहा था क्योंकि दूरी कम थी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम हो गया, और 10 किलोमीटर दूर तो बिल्कुल नहीं था। तो आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होता है, और आवेश से अगर आप दूर जाने लगते हो तो विद्युत क्षेत्र कम होता है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। ये Q1 है, ये विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है। अब विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, यहाँ पर हो रहा है उसका अनुभव, और बहुत तेज़ी से हो रहा है। प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो तो बल का अनुभव यहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि दूरी कम है, और कूलाम के नियम के अनुसार दूरी कम है तो बल ज़्यादा हो लग रहा है इस पर, और यहाँ पर बल कम लग रहा है। तो वो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव किया जा सके वही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब चूंकि जहाँ पर ज़्यादा बल लग रहा है यानी जहाँ पर ज़्यादा विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर कम बल लग रहा है यानी यहाँ पर कम विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर बिल्कुल क्षेत्र नहीं है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई विद्युत क्षेत्र वो इतना कम हो गया कि बिल्कुल बचा ही नहीं। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है ना? विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है? तो कम होता जाता है। इसको मैं अभी यहाँ पर नहीं लिख रहा, आगे चल के बताऊंगा, आपकी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा ये। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करता हूँ। किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी सूक्ष्म एकांक आवेश पर लगने वाला बल किसी आवेश के कारण, यहाँ पर लग लेना, किसी आवेश के कारण
एक सूक्ष्म एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और बहुत बढ़िया तरीके से लंबी चौड़ी परिभाषा लिखनी है तो नोट्स में देखने को मिल जाएगी, जो कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी कोई आवेश है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ये आवेश है यहाँ पर Q1, ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसके पास किसी भी आवेश को रख दो तो या तो उसे अपनी ओर खींचेगा या धकेलेगा, और वही तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है कि विद्युतीय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके। तो यहाँ पर कोई भी आवेश को रख दो, वो या तो इसकी तरफ आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। ये मान लीजिए प्लस का Q आवेश है और यहाँ पर आप प्लस का कोई Q आवेश रख दो, तो या तो ये इसकी तरफ आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, और उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण को। तो जाहिर सी बात है, ये किसी भी आवेश पर बल तो लगाएगा। तो कोई भी आवेश हो वो विद्युत क्षेत्र जरूर उत्पन्न करता है, इतना तो पक्का है। ठीक है, तभी तो उसे आवेश कहते हैं, जब वो सामने वाले को खींच पाए या प्रतिकर्षित कर पाए। तो यहाँ पर ये Q1 आवेश है, ये कोई ना कोई आवेश तो जनरेट करेगा ही। पर पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा उसकी मात्रा कितनी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, और दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, और दूर जाओगे तो और कम, और जाओगे और कम, और इधर चले गए तो विद्युत क्षेत्र बिल्कुल ही नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विद्युत क्षेत्र की मात्रा कम होती जाती है। अब देखो, ये R1 दूरी है, ये R2 दूरी है। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है। यानी विद्युत क्षेत्र को मापना चाहता हूँ, उसकी तीव्रता यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर कितनी है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बल लगा रहा है विद्युत क्षेत्र पास पास में, इसीलिए, और दूरी पर कम बल लगाता है विद्युत क्षेत्र। आपको अभी बताया था, मैंने समझाया था। तो यहाँ पर कितना है मात्रा और यहाँ पर कितना है मात्रा, तो उसे मापने के लिए क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी यानी उसकी मात्रा को नापने के लिए किसी आवेश के कारण सूक्ष्म एकांक आवेश ले लिया जाता है। सूक्ष्म एकांक आवेश, इसको Q0 करके लिखते हैं, Q0 कि इस पर जितना बल लगेगा वही उसकी मात्रा है। अब Q0 आवेश ही क्यों लेते हैं? क्योंकि पहली चीज तो ये हमेशा धनात्मक लिया जाता है, और दूसरी चीज इसकी मात्रा बहुत कम होती है। सूक्ष्म एकांक आवेश, इसको मैं लिख देता हूँ, एकांक आवेश कह दो, काली बहुत है, सूक्ष्म तो वो वैसे ही होता है एकांक आवेश। उम्मीद करता हूँ पहले दिख रहा हो कैमरे में इतना नीचे तक। ठीक है, तो मैंने अभी देखा कि नीचे तक दिख नहीं रहा, शायद ऊपर दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा ऊपर लिखना शुरू कर दूंगा इसको। अभी टेंशन मत लेना, यहाँ पर लिखना शुरू कर दूंगा जिससे बेहतर तरीके से समझ में आए। अभी इतना समझ लो कि जो एकांक आवेश होता है ये एक तो धनात्मक होता है, और दूसरा कैसा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम होता है। इसकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। होता ये भी आवेश ही है, पर ये बहुत ज़्यादा होता है कम मात्रा में। अब मान के चलो विद्युत क्षेत्र को आप मान के चलो एक पहलवान है, और आप ये देखना चाहते हो कि पहलवान की ताकत कितनी है। तो आप उससे लड़ने के लिए एक बहुत ताकतवर पहलवान लेके आ गए, बहुत ताकतवर पहलवान, और वो पहलवान उस ताकतवर पहलवान को हरा नहीं पाया। अब जब वो पहलवान ताकतवर पहलवान को हरा नहीं पाया, इसे ऐसे समझो बोर्ड पर, एक पहलवान है ए पहलवान है बी। ये जो पहलवान ए है, अगर ये बी को हरा नहीं पाया, ये बी बहुत ताकतवर है और ये इसको हरा नहीं पाया, तो अपन ने क्या कह दिया कि ये पहलवान ए तो कमजोर है। फिर अपन इससे लड़ाने के लिए एक और पहलवान को लेके आए, पहलवान नंबर सी। और ये जो पहलवान नंबर सी था ये बहुत कमजोर था। अब ए ने इसको बहुत आसानी से हरा दिया, तो अपन ये कहने लगे ताकतवर है। अब अपन बार बार ऐसा नहीं कर सकते ना, हमें इसे किसी एक ही पहलवान से लड़ाना पड़ेगा, तब अपन देख पाएंगे कि ये ताकतवर है कि कमजोर है। अपन इसे अलग अलग पहलवान से लड़ाएंगे, तो जो पहलवान इससे कमजोर होंगे उनको तो ये हरा देगा, और जो पहलवान इससे ताकतवर होंगे, जैसे बी ताकतवर था, तो उसके आगे ये खुद हार जाएगा। तो फिर पता कैसे चलेगा ये कितना ताकतवर है? तो इसे पता लगाने के लिए अपन एक काम करेंगे कि अपन एक पहलवान को लेकर आएंगे। क्या ये उसको हरा सकता है, क्या दूसरे पहलवान उसको हरा सकते हैं, तो पता चल जाएगा।
तो ऐसे ही ये मान के चलिए, यहाँ पर अपन एक आवेश को लेके आए, जैसे सूक्ष्म एकांक आवेश, जैसे क्यू नॉट कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है, क्यू नॉट कहा जाता है। अब ये आवेश क्यू नॉट पर कितना बल लगा रहा है, उसी को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। अब कोई भी आवेश हो, वो क्यू नॉट पर कितना बल लगाएगा, उसी को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। इसकी जो मात्रा होती है, मैं दोबारा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोअर कैटेगरी का लिया जाता है। बस इस पर जितना बल लगा रहा है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर कोई इस पर ज़्यादा बल लगा पा रहा है तो तीव्रता बहुत ज़्यादा है, और कम बल लगा पा रहा है तो तीव्रता बहुत कम है। अब प्रश्न उठ रहा होगा कि कमजोर आवेश ही क्यों लिया, बहुत कम मात्रा वाला भी क्यों लिया, बहुत ज़्यादा मात्रा वाले ले लेते, ले तो लेते, पर उससे एक समस्या ये थी कि फिर जो बल लगता, वो बल एक आवेश के कारण नहीं लगता, ये तो आपको पता होगा। कूलम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। एफ इज प्रोपोर्शनली Q1 इंटू Q2, बताया था ना, दोनों की मात्रा के बराबर होता है। तो अब इसका मान लीजिए बहुत कमजोर आवेश है ये Q1, तो इसका विद्युत क्षेत्र भी कमजोर होता, लेकिन अपन ने चेक करने के लिए जो आवेश लिया वो बहुत बड़ा आवेश ले लिया, तो बल तो फिर भी ज़्यादा ही लगता। बल ज़्यादा क्यों लगता, क्योंकि चूंकि ये बड़ा आवेश है, तो बड़ा आवेश तो ज़्यादा बल ही लगाएगा ना, बड़ा आवेश तो ज़्यादा बल लगाएगा, क्योंकि दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है इन दोनों के बीच लगने वाला बल। तो इससे ये पता नहीं चल पाता कि ये Q1 कमजोर है कि नहीं, है ना। अगर आप एक पहलवान की ताकत को आंकना चाहते हो, तो उसे आप इतने पहलवान ताकतवर है, जैसे मैं चाहता हूँ एक पहलवान कितना ताकतवर है उसको देखना, तो मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि जाके तुम ट्रेन को पलटा दो, भाई ट्रेन को कोई नहीं पलटा सकता, बहुत भारी होती है। तो फिर मैं बड़ा आवेश यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े आवेश में ठीक से पता नहीं चलेगा। इसीलिए बिल्कुल सूक्ष्म आवेश लिया है कि ये इस Q1 आवेश पर कोई प्रभाव ही नहीं डालेगा, इतना कमजोर है, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, है ना। एक बात याद रखना, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता Q0 का, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये खुद किसी आवेश पर उतना बल लगा ही नहीं पाता। हाँ, कोई आवेश इस पर ही बल लगा पाएगा, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये कितना तेज है। ये इस पर जितना बल लगा पा रहा है वो पूरा का पूरा बल इसी का है, क्योंकि ये तो बल लगा ही नहीं पा रहा, बहुत सूक्ष्म है इसकी मात्रा। तो इसीलिए परीक्षण आवेश इसे बोलते हैं, सूक्ष्म एकांक आवेश, या फिर इसे परीक्षण आवेश भी बोल सकते हो, ठीक है, परीक्षण आवेश भी बोल सकते हो। इसको लिया जाता है और इस पर कोई कितना बल लगा रहा है उससे अपने को पता चल जाता है कि सामने वाला कितना है, ठीक है। इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो गया कि कितना बल लग रहा है Q0 आवेश के ऊपर, कितना बल लग रहा है Q0 आवेश के ऊपर, इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E कहा जाता है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा लेने की कोशिश करोगे तो वही होगी जो बल की दिशा होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के सूत्र में एक बल आ रहा है और एक Q0 आवेश आ रहा है। Q0 आवेश आप जानते हो एक अदिश राशि है, बल की दिशा किस में होती है, खाली बल में होता है, F यानी बल। तो जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, F अपॉन Q0, यानी कितना बल लग रहा है Q0 के ऊपर। पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको समझाया था विद्युत धारा क्या होती है, कितने समय में कितना आवेश निकल रहा है, तो वैसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है, उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसके फॉर्मूले को और डिनोट करते हैं, तब तक इसे नोट कीजिए। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं, अब अपन ये निकाल लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी।
क्या होती है, ई से दर्शाते हैं, बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर दिशा देखना चाहूँ विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, तो दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, क्योंकि क्यू नॉट का तो कोई वही नहीं होता, मान ही नहीं होता। तो ई इजुगल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। बल की मात्रा क्या होती है, के, कूलम के नियम से के क्यू वन इंटू क्यू टू, क्यू वन इंटू क्यू टू बटे उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आर स्क्वायर मान के चलते हैं, बटे क्यू नॉट। ठीक है, अब ई इक्वल टू क्या निकल के आ गया, के क्यू वन क्यू टू। क्यू वन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, मान के चलिए ये क्यू वन आवेश है और इसी के कारण ये विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। और इससे ये आर दूरी पर अपन क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं इसे, क्यू नॉट आवेश रख के, बहुत छोटा परीक्षण आवेश रख के। तो क्यू टू क्या है, क्यू नॉट है, बटे में आर स्क्वायर। जो नीचे दो संख्या होती हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पिछली बार ही बताया था, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 4/2/2 लिखी होगी तो आप दो तरीके से इसे कर सकते हो, 2 का 4 में भाग दे दो तो 2 दूनी 4 आ गया, बटे में क्या है 2 है, 2 एकम 2। या फिर डायरेक्ट कर सकते हो, 4 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो नीचे की दो संख्या का, अब 4 से 4 में भाग दे दो, दोनों से ही एक निकल के आया है। तो बेसिकली इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो नीचे की दो संख्याओं का, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। सामान्य सा गणित है, इसको इरेज कर दो बार। ठीक है, अब क्यू नॉट से तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट से गया, ई इजिकल टू क्या निकल के आया, क्यू वन बटा आर स्क्वायर। और वो क्यू वन क्या था, जिसके कारण आवेश क्रिएट हो रहा था। बार बार क्यू वन से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं इस वन को हटा देता हूँ, खाली क्यू आवेश मान के चलो इसे, है ना, खाली क्यू आवेश मान के चलो, वन जो है मैंने रिमूव कर दिया। तो ई इजिकल टू क्या निकल के आ गया, के क्यू बटा आर स्क्वायर, है ना। और एफ इजिकल टू क्या होता है, के क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर। तो ये विद्युत कूलाम के नियम का फॉर्मूला है और ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। दोनों के अंदर आप डिफरेंस भी देख सकते हो कि एक में एक्स्ट्रा आवेश आ जाता है, जबकि विद्युत क्षेत्र में दूसरा आवेश नहीं आता, क्योंकि अपन तीव्रता देख रहे हैं एक आवेश की, दूसरा आवेश अपन ने कोई लिया ही नहीं है। क्यू नॉट लिया था, वो यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट चला गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक के कारण ही निकल के आई। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। टेस्ट करने के लिए अपन यहाँ पर परीक्षण आवेश को लिया करते हैं, क्यू नॉट को, और जो बल की मात्रा होता है वो ये होती है, जो पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको नोट डाउन कर लें। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसका मात्रा क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था, एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या बताया था, एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ यानी बल, बल का क्या होता है, न्यूटन, बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, एक आवेश है, और आवेश का क्या होता है, कूलम। तो विद्युत क्षेत्र का अगर आप पूछे मात्रा कोई, तो न्यूटन प्रति कूलम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, यानी न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, नोट डाउन। शिट, अब विद्युत बल रेखाओं के साथ अपन आज के लेक्चर को एंड कर देंगे। देखो हुआ क्या, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण बिजली नहीं थी, क्योंकि जब इधर पानी पड़ता है बहुत तेज तो आसमान में बिजली होती है, घर में नहीं। बड़ी किस्मत से आज लाइट आ गई, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी में लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्या पता लाइट चली जाए। बीच में 2-4 बार तो ऐसे ही हो गई। तो आज उतनी एनर्जी नहीं थी जितनी होती है, क्योंकि एक प्रिपरेशन के साथ क्लास लेना और जल्दबाजी में क्लास लेना, दोनों में फ़र्क होता है। प्रिपरेशन के साथ पूरी एनर्जी के साथ खा पी के तैयार होके एकदम फिर लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है। अभी तो उठ के चले आ गए, 3 टॉपिक याद थे कि ये पढ़ाने हैं कल से। ठीक है, अब विद्युत बल रेखाएं रह गई हैं, ये पूरी तरीके से पूछा नहीं है क्या। विद्युत
जितना दिख रहा है उतना ठीक है। बल रेखाएं, ठीक है। विद्युत चल नहीं रहा, समझ जाना आप। चलो भैया तुम जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं रहा। विद्युत बल रेखाएं, इनके बारे में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये काल्पनिक होती है। ये कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। दूसरी चीज, ये वह रेखाएं होती हैं जहां पर एकांक आवेश गति करता है। जहां एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण गति करता है। सारे नियम लिखा देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले लिख लो फिर समझना। पहली चीज काल्पनिक होती हैं, दूसरा बंद वक्र बनाती हैं ये, तीसरा रुको, ये बंद वक्र नहीं बनाती। ये लाइन में आपको आगे के चैप्टर में समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा, ठीक है, क्योंकि ये चुंबक में ज़्यादा समझ में आएगी, यहाँ पर नहीं। काल्पनिक होती हैं और धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर खत्म। धनावेश से शुरू ऋणावेश पर खत्म होती हैं और स्पर्श रेखा, इन पर अगर आप कोई भी स्पर्श रेखा खींचो तो वो दिशा बताती है, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उनकी दिशा बताने का कार्य करती है। और कुछ बचा है कि नहीं? हाँ, स्पर्श रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की मात्रा बताती है। मात्रा बताती, पहले इनको एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। बाकी नोट्स में से लिख लेना, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। अब समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो विद्युत क्षेत्र होता है उसे जब कॉपी में ड्रॉ करना होता है तो उसे कैसे करें ड्रॉ? क्योंकि जब भी अपन विद्युत क्षेत्र को बनाते हैं तो अपन ने एक आवेश तो लिख लिया Q1। अभी मैंने विद्युत क्षेत्र को कैसे बना दिया था? ऐसे करके। पर ये उसे बनाने का सही तरीका नहीं है। विद्युत क्षेत्र को बेसिकली ऐसे नहीं बनाया जाता, उसे बनाने का एक अपना तरीका होता है और वो तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे। विद्युत क्षेत्र को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये मान लीजिए प्लस Q आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। उसमें से इस तरीके से बल रेखाओं को निकलते हुए दिखाया जाता है। ये इस तरीके से विद्युत क्षेत्र को बताया जाता है। अब ये बनाने का फायदा क्या है कि मान लीजिए मैंने एक इतना बड़ा डिब्बा यहाँ पर बनाया और एक इतना ही बड़ा डिब्बा मैंने यहाँ पर बना दिया। दोनों में से कोई सा भी ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा नहीं है, दोनों बराबर ही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया है, वैसे ये बराबर ही है। और एक ऐसा ही डिब्बा ऐसे मान के चलिए, एक डिब्बा मैंने यहाँ पर बना दिया। फर्क देखो दोनों में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 रेखाएं आ गई और यहाँ पर उतना ही बड़ा डिब्बा, इनफैक्ट ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, उसमें 1 और 2 रेखाएं आई। इसमें कितनी आ गई? 1 2 3 2 4 और 1 5, और इसमें क्या आएंगे? 2। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र दर्शाने से एक फायदा ये होता है कि बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की मात्रा बताती है कि यहाँ पर 5 बल रेखाएं आ रही हैं और यहाँ पर 2 ही आ रही हैं, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर कम आ रही है। हो सकता है आप और भी घनी बना दो, गिन के नहीं बनाते कि 10 बनानी है 20 बनानी, जैसे बनानी है उतनी बना देना। हाँ, अगर हमें ये बताना है कि दूसरा आवेश कोई इससे ज़्यादा पावरफुल है तो उसमें फिर ज़्यादा बनाएंगे। जैसे मैं एक और आवेश बना दूँ यहाँ पर Q, और ये बताना चाहूँ कि ये जो Q2 आवेश है ये इससे ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बड़ा है,
तो फिर मुझे घनी बनानी पड़ेगी, है ना। और ये आपको तो ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे पेपर में बना होगा। किसी में बल रेखाएं कम बनाई हैं, दूसरे में बल रेखाएं ज़्यादा बनाई हैं। वो आपसे ये पूछ लेगा कि ये जो आवेश है इनमें से कौन सा बड़ा है, तो जिसकी बल रेखाएं ज़्यादा घनी है, ज़्यादा निकल रही हैं उसमें से, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपको बनाने को दे दिया जाए तो मन से कितनी भी बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। बस बल रेखाएं इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो बनाने का फ़ायदा एक तो ये हो गया कि मात्रा बता दी, पास में विद्युत क्षेत्र की मात्रा ज़्यादा है, दूर कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी कि इनकी दिशा भी बताई जा सकती है। जैसे प्लस क्यू आवेश के लिए इस तरीके से बता दिया जाता है, जबकि माइनस क्यू आवेश के लिए ड्रॉ करना हो इन्हीं बल रेखाओं को तो ऐसे बताया जाता है। ठीक है, यानी धनावेश से ये निकलती हैं, धनावेश से ये शुरू होती हैं, निकल रही हैं, और ऋणावेश पर ये खत्म होती है, ऋणावेश पर खत्म होती है। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर आकर खत्म होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई भी एकांक आवेश रख दिया Q0, यहाँ पर भी रख के बता देता हूँ, कोई भी एकांक आवेश रख दिया Q0। तो यहाँ पर जब मैंने Q0 आवेश को रख दिया तो ये प्लस क्यू आवेश, चूंकि Q0 आवेश एकांक आवेश को अपन कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते। जो परीक्षण आवेश होता है उसको हमेशा धनात्मक ही लिया जाता है। धनात्मक क्यों लिया जा सकता है, अब भाई कुछ तो लेना था, धनात्मक या ऋणात्मक, तो उन्होंने धनात्मक ले लिया। अब कुछ क्यों लेना था, क्योंकि अगर कोई भी चिन्ह ले लो तो कोई यहाँ पर माइनस ले लेता, कोई प्लस ले लेता, फिर कोई टेस्ट करके बता रहा है कि एक दूसरे के पास जा रहे हैं, दूसरा लड़का कह रहा है कि हमने तो चेक करके देखा दूर जा रहे हैं, है ना। इसीलिए क्या रखा जाता है, हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है। जैसे राम का नाम राम ही क्यों रखा, श्याम रख लेते और कुछ रख लेते। अब सब अपनी अपनी मर्जी से नाम रख लेंगे तो कोई उसे कुछ कह के बुलाएगा, कोई उसे कुछ कह के बुलाएगा, इसीलिए एक नाम फिक्स कर दिया जाता है। तो इसे कोई ना कोई चिन्ह तो देना था, या तो इसे पॉजिटिव का हो या तो इसे नेगेटिव का हो। अगर तुमने आवेश बनाया है तो उसको पॉजिटिव ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव कहा और यहाँ पर भी पॉजिटिव Q0 आवेश अपन ने ले लिया। अब चूंकि इस आवेश पर ये Q आवेश बल लगाएगा तो ये किधर की ओर गति करेगा, इधर की ओर। ये जो माइनस Q आवेश इस प्लस Q के ऊपर आवेश करेगा तो ये किधर, अंदर की ओर गति करेगा। तो माइनस Q0 को कितनी ओर खींच रहा है, किसकी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। इसीलिए कहा जाता है माइनस Q पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खत्म होती हैं। क्या बताया था, जहां एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण गति करता है वो क्या कहलाती है, वो रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर Q0 इसके अंदर की तरफ आ रहा है तो अंदर की तरफ बल रेखाएं हो गई। यहाँ पर अगर Q0 को रख दोगे तो वो किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, तो ये उसकी बल रेखाएं होगी। ऐसे ही यहाँ पर Q0 को रख दिया तो ये इधर की ओर जाएगा, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर Q0 को रख दो तो ये किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, इस डायरेक्शन में गति करेगा। तो जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से, जो जिस लाइन पर इस तरीके से वो गति करता है Q0 आवेश, एकांक आवेश, या फिर इसे परीक्षण आवेश भी कह सकते हो, परीक्षण आवेश। ठीक है, जिस दिशा में गति करता है उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। पर क्या ऐसी वास्तविकता में होती हैं, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस काल्पनिक है, ताकि हम चीज़ों को हल आसानी से कर सकें, पेपर में आसानी से दर्शा सकें, कॉपी में आसानी से दर्शा सकें। इसीलिए मान लिया कि ऐसी रेखाएं होती हैं, वास्तविक अस्तित्व इनका नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझाऊंगा। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी प्लस Q से एक आवेश निकल रहा है इस तरीके से और एक बल रेखा निकल रही है इस तरीके से, तो एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है ना, तो ऐसी बल रेखाएं नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि Q0 आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, तो जब इस पर बल लगेगा तो ये इस तरीके से ऐसे जाएगा ना कि इस तरीके से ऐसे भागेगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पर बल लगेगा तो ये इधर की ओर जाएगा, ना कि, हाँ ये इधर की ओर जाएगा, ये सही बनी है, ये उल्टी बनी है। इस तरीके से आवेश गति नहीं कर सकता, तो संभव नहीं है। और इसको गणित की भाषा में ऐसे बोला जाता है कि अगर बल रेखाओं पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचो तो वो इसकी दिशा बताती है। स्पर्श रेखा क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक रेखा बना दी, ये एक रेखा, तो स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर जिधर की ओर बढ़ रही है सीधी खींची जाती है। जैसे यहाँ से स्पर्श रेखा खींचूं तो वो इस तरीके से बिल्कुल सीधी खींचेगी, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचूं तो ये आगे की ओर बिल्कुल सीधी खींचेगी, यहाँ से आगे की ओर स्पर्श रेखा खींचूं तो ये बिल्कुल सीधी खींचेगी, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचूं तो ये बिल्कुल इस तरीके से जाएगी। और यही स्पर्श रेखा दिशा बताने का काम करती है। तो अब मैं यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दूँ इधर की तरफ
तो ये ऐसे जाएगी, यानी इसकी दिशा किधर की तरफ है, इधर की तरफ बता रहा है। और यहाँ से मैं अगर इधर की ओर एक स्पर्श रेखा खींच दूँ, अब चूंकि यहाँ पर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो तो इधर की तरफ ही खींची जा सकती है ना, सीधी बल रेखा बनी है। लेकिन इस पॉइंट से तो एक बल रेखा इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इससे मैं इधर की तरफ भी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, इधर की तरह स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। और विद्युत बल रेखाओं में जो स्पर्श रेखा होती है वो दिशा बताने का काम करती है। जैसे ये बता रही है दिशा अंदर की तरफ, यहाँ पर स्पर्श रेखा मैंने यहाँ पर मान लीजिए खींच दी एक, तो ये बता रही है बाहर की तरफ, तो स्पर्श रेखा दिशा बताने का काम करती है। और यहाँ पर स्पर्श रेखा इधर की ओर भी जा सकती है, इधर की ओर भी जा सकती है, यानी दो दो स्पर्श रेखाएं संभव है। और स्पर्श रेखा चूंकि दिशा बताती है, यानी इसकी दो दो दिशाएं संभव है। अब किसी भी वस्तु की दो दिशा नहीं हो सकती। मैं एक टाइम पर इधर की ओर बल लगा रहा हूँ, तो एक ही टाइम पर इधर की ओर बल नहीं लग सकता, है ना। इधर की ओर लगने वाला बल अलग होगा और इधर की ओर लगने वाला बल अलग होगा। तो इस आवेश के कारण भी इधर की ओर भी रेखाएं नहीं खींची जा सकती, इधर भी रेखाएं नहीं खींची जा सकती, क्योंकि फिर इन पर जो स्पर्श रेखाएं बनेंगी वो विपरीत दिशा बताएंगी, जो कि संभव नहीं है। दिशा एक ही तरफ हो सकती है। तो ये छठा पॉइंट लिख दो कि काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अभी प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, क्यू से रेखाएं निकली और माइनस क्यू पर खत्म हो गई, क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू पर खत्म। ये माइनस क्यू पर आकर खत्म हो जाती है इस तरीके से, इस तरीके से। पर एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, एक दूसरे से मिल सकती है। और ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसे चली गई है, एक दूसरे को काट दिया, ऐसा नहीं होगा, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, इसको नोट कर लो। और आई थिंक कैमरा में सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। हाँ, तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि मैंने कहा आज जल्दबाजी में रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक तरीके से सेटअप भी नहीं कर पाया, तो थोड़ा ये ऊपर नीचे हुआ है, पर होप की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अभी मैं मिलता हूँ आपसे एक्चुअली अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। इनका पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों को चेक कर लेना, जितनी भी लिंक होंगी सब प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अब इनके बाद अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स को, विद्युत क्षेत्र के बारे में एक दो चीज़ें और रह गई होंगी तो उनको कवर करा दूंगा, ठीक है। और फिर विद्युत फ्लक्स और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, फिर जल्दी अपन चैप्टर कंप्लीट करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर नए चैप्टर को, कुछ समय बाद। ये खत्म हो गया।